हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज क्लास नंबर 7 है। ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न 2010 से 2024 तक पशुधन से संबंधित जितनी भी परीक्षा हुई है उनसे लिए गए और आने वाली परीक्षा पशु परिचय भर्ती 2023 की भर्ती है। जो इसका जो बी पार्ट है 45 नंबर का, वो इस प्रश्नों से पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्नों को अच्छे से कर लेना। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ऊंट की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब। ऊँटों की संख्या है सर्वाधिक राजस्थान में है, और राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर्वाधिक ऊँटों की संख्या वाला? तो जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा? जैसलमेर। 19वीं पशुगणना से 20वीं पशुगणना के बीच में ऊँटों में कमी दर्ज की गई। वो कमी कितनी थी? 34.69%। याद रखना, ये कमी दर्ज की गई। ऊंट को राज्य पशुधन श्रेणी का कब घोषित किया गया? तो याद रखना 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया पशुधन श्रेणी का। प्रश्न संख्या 2, पशुओं में जहरबाद रोग कारक जीवाणु, जो जहरबाद बीमारी है उसका रोग कारक जीवाणु कौन सा है? पास्चुरेला, क्लास्ट्रीडियम, बैसिलस, साल्मोनेला। तो याद रखना बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्लास्ट्रीडियम है वो जहरबाद का रोग कारक है। जो जहरबाद रोग है इसके अन्य नाम है, इसको लंगड़ी बुखार भी बोलते हैं। कौन सा? लंगड़ी, चुरचुरिया, फड़ सूजन। इसको छुरछुरिया क्यों बोलते हैं? कि जब इसके सूजन वाले एरिया पे जब इसको दबाया जाता है तो वहाँ पे छुर की आवाज़ आती है, इसलिए इसको छुरछुरिया रोग के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इसको BQ। गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं लैम्ब, कीड़, काफ, पिगलेट। जो गाय का नवजात बच्चा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा लैम्ब, कीड़, काफ, पिगलेट। तो जो गाय का नवजात बच्चा है उसको कफ कहते हैं। याद रखना, इसके साथ में ही कीड़ किसके बच्चे को कहते हैं? बकरी के। जो बकरी का बच्चा है उसको कीड़ कहते हैं। पिगलेट, जो सुअर का बच्चा है उसको पिगलेट कहते हैं। तो लैम्ब या ईव लैम्ब आ सकता है, या तो लैम्ब या ईव लैम्ब। यह किसका बच्चा होता है? ये भेड़ का। याद रखना, दूसरा प्रश्न भी बन सकता है। गाय में मध चक्र की अवधि होती है, जो गाय है उसमें मध चक्र की अवधि कितनी होती है? 11 दिन, 16 दिन, 30 दिन, 21 दिन। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन। जो गाय में मध चक्र की अवधि कितनी होती है? 21 दिन होती है। इसके साथ में याद रखना, गाय, भैंस, घोड़ा और जो सुअर है उसमें भी जो मध चक्र की अवधि वो 21 दिन ही रहती है। सबके साथ में याद रह जाएगा। ये चार पशु है, गाय, भैंस, घोड़ा और सुअर में उसके मध चक्र की अवधि कितनी रहती है? 21 दिन रहती है। 16 या 17 दिन के आसपास भेड़ में मध चक्र की अवधि रहती है। कैंड किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है? बरसीम, रिजका, जई या जौ। तो ऑप्शन राइट रहेगा, जई है इसकी प्रसिद्ध किस्म है कैंट। कुंडी और तराई नस्ल है। कुंडी और तराई 2 नस्ल है। ये किसकी है? बकरी की, भैंस की, सुअर की, गाय की। तो याद रखना ये भैंस की नस्ल है, कुंडी और तराई। ये प्रश्न तो कई बार बना हुआ है, इसलिए अच्छे से याद रखना। भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है। भेड़ की कौन सी नस्ल है? जो त्रिकाजी, यानी कि
मांस के लिए भी उसको पाला जाता है, ऊन उत्पादित, और दूध के लिए मारवाड़ी, नीलगिरी, सोनाड़ी या चोपड़ा, सोनारी या सोनाड़ी, है ना। तो ऑप्शन नंबर राइट रहेगा। सोनाड़ी नस्ल है, उत्तरी काजी नस्ल है, कौन सी? सोनाड़ी, याद रखना। प्रश्न संख्या 8, वसा का अपेक्षित घनत्व होता है, तो वसा है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.93, 1.032, 1.028, 0.093। तो याद रखना वसा का जो अपेक्षित घनत्व है वो 0.93 होता है। भारत में सबसे भारी नस्ल की भैंस कौन सी है? भैंस की सभी नस्ल, उसमें सबसे भारी नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, भदावरी। तो जो भारत में जितनी भी भैंस की नस्लें पाई जाती है उसमें जाफराबादी है वो सबसे भारी नस्ल है, इसलिए इसको भारी होने के कारण इसको छोटा हाथी के नाम से भी जानते हैं, मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी। ये भी प्रश्न बना हुआ, छोटा हाथी के नाम से कौन सी भैंस की नस्ल को जाना जाता है? एकमात्र नस्ल है भैंस की जिसमें गलकंबल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गलकंबल। गलकंबल क्या होता है? गलकंबल गर्दन के नीचे जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसको गलकंबल बोलते हैं। जो भदावरी नस्ल है उसमें वसा की प्रतिशत सर्वाधिक होती है भैंस की जितनी भी नस्ल है। वर्ष 2019 में कौन सी पशु गणना की गई? वर्ष 2019 में जो पशु गणना की गई वो कौन सी है संख्या के हिसाब से? 20वीं, 18वीं, 19वीं, 17वीं? तो याद रखना वर्ष 2019 में जो की गई है वो 20वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। कब? तो वो 19वीं पशु गणना थी 2012 वाली। इसी के साथ में याद रखना जो 20वीं पशु गणना थी उसमें कुल पशुओं की संख्या कितनी थी? 56.8 थी, और 19वीं में कितनी थी? 57.7 राजस्थान की है। और इसमें 2012 से 2019 के बीच में कमी दर्ज की गई, वो प्रतिशत में कितनी थी? 1.61%। कितनी थी? 1.61%। लेकिन अगर देश के कंपेयर में बात करें तो देश में पशुओं में वृद्धि हुई है, वो वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि 4.6%। लेकिन राजस्थान में कमी दर्ज की गई है। मानासर नागौर में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? जो मानासर नागौर है वहाँ पर कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? वीर तेजाजी पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर स है राइट रहेगा। मानासर नागौर में रामदेव पशु मेला आयोजित होता है। तो अभी जो वीर तेजाजी पशु मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? पर्वतसर में। पर्वतसर में आयोजित होता है कौन सा मेला? वीर तेजाजी। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। कहाँ आयोजित होता है? झालावाड़ में चंद्रभागा मेला। मनमोदी किस रोग का उपनाम है? जो मनमोदी रोग है वो उसका किसका उपनाम है? रानीखेत, चेचक, एफएमडी, एंथ्रैक्स? तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। रानीखेत बीमारी है उसका उपनाम है मनमोदी। न्यू कैस्टल रोग भी कहते हैं इसको। रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जाती है। रेचक के रूप में, ये रेचक के रूप में उसको जो अरंडी का तेल दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? ऑप्शन 30 से 125 ml, 0.5 से 1.0 L, 200 से 300 ml, या दो ऑप्शन है 1.0 से 2.0 L। तो जो ऑप्शन राइट रहेगा, रेचक के रूप में अरंडी का तेल 30 से 125 ml दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14, गाय की नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिला में पाई जाती है। थारपारकर, मालवी, सुरती, मेवाती? तो याद रखना ब ऑप्शन राइट रहेगा। जो मालवी है वो नस्ल गाय की चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक कौन करता है? एपिडा, एनडीडीबी, अमूल या एनडीआरआई?
तो ऑप्शन राइट रहेगा। एपिडा है वो भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक करता है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी, थारपारकर, मालवी या गिर? तो याद रखना ऑप्शन राइट रहेगा। जो नागौरी नस्ल है वो सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। इसके साथ में एक ट्रिक बनाई थी जब ये गाय का टॉपिक पढ़ाया था भारवाही नस्लों के लिए। तो वो ट्रिक क्या थी? माँ में अमृत, नागौरी भारवाही हूँ। क्या हमारी ट्रिक थी? भारवाही हूँ। माँ में अमृत नागौरी भारवाही हूँ, माँ से मालवी हो जाएगी। ये सभी भारवाही नस्लें मालवी। मैं से मैसूरी, कौन सी? मैसूरी। अमृत से अमृत महल, कौन सी? अमृत महल। और नागौरी से नागौरी। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दो ऑप्शन साथ में, जैसे इसमें मालवी भी है और नागौरी भी है, लेकिन सर्वोत्तम पूछ ले तो सर्वोत्तम नागौरी ऑप्शन राइट रहेगा। बछड़ों के जन्म के समय नवल कर्ण में इस्तेमाल होने वाला सामान्य निसंक्रामक है डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, टिंक्चर आयोडीन, बीटाडाइन। तो याद रखना कौन सा काम होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। वो ऑप्शन राइट रहेगा। भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो राजस्थान का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? जो जलन करने वाली जो दवाइयाँ है कैसे दी जाती है? चमड़ी के नीचे, सिरा के अंदर, मांसपेशियों के अंदर या पेरिटोनियम के नीचे? तो याद रखना जलन करने वाली दवाइयाँ है डायरेक्ट सिरा के अंदर इंजेक्ट की जाती है। ऊँट में श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 16 से 80 श्वसन दर प्रति मिनट, 8 से 16 श्वसन दर प्रति मिनट, 8 से 18 श्वसन दर प्रति मिनट या 5 से 7 श्वसन दर? द ऑप्शन राइट रहेगा। 5 से 7 श्वसन दर प्रति मिनट ऊँट की श्वसन गति रहती है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड असील, रेड कॉर्निश? तो याद रखना अंडा उत्पादन के लिए मुर्गे की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो व्हाइट लेगहॉर्न हो जाएगी। जो असील है ये लड़ाकू प्रवृत्ति के मुर्गे होते हैं। कौन से? याद रखना प्रश्न बना हुआ है। बछड़े के आहार स्वरूप खीस का प्रमुख कार्य है। जो खीस किसको बोलते हैं? जैसे अभी कोई पशु अभी ब्याह है तो जस्ट निकलने वाला प्रथम दूध होता है उसको खीस या कोलेस्ट्रम बोलता है। क्या बोलते हैं? खीस या कोलेस्ट्रम। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ में ये बच्चे को क्यों पिलाया जाता है, नवजात बच्चे को? इसका कारण अभी इस प्रश्न में बताना आपको। दांतों का सही विकास करना, आँखों को रोशनी प्रदान करना, शरीर के भार को संतुलित करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करना। तो याद रखना इस खीस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी के रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक है। जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है वो जल्दी से बीमार नहीं होंगे। वीर्य में शुक्राणु के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो वीर्य है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? लैक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो वीर्य है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत फ्रक्टोज है। कोशिका का शक्ति घर है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण। तो कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गोल्जी उपकरण को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में से किस जानवर में रुमेन आमाशय नहीं होता है? रुमेन आमाशय उसमें पाया जाता है जो जुगाली करते हैं। जो
जुगाली करने वाले पशु है उसमें रुमेन आमाशय पाया जाता है। तो अभी देखना जो जुगाली नहीं करने वाला होगा उसमें वो आमाशय नहीं होगा। भैंस, सुअर, भेड़, गाय। तो अभी भेड़ और भैंस और गाय है ये जुगाली करने वाले पशु है, लेकिन सुअर जुगाली नहीं करता है तो इसका रुमेन आमाशय नहीं पाया जाता है किसमें, सुअर में। वो ऑप्शन राइट रहेगा। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, अधिवर्षण, वर्षण, शुक्राशय, वर्षण कोश। तो याद रखना नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। मेड काउ नामक रोग किससे होता है, जो मेड काउ रोग है वो किससे होता है, प्रियन, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो ये ऑप्शन राइट रहेगा, प्रियन से होता है। ये मेड काउ रोग रीढ़ की हड्डी को इफेक्ट करता है और ये प्रियन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन होता है BSE। इस प्रोटीन के कारण होता है जिसे प्रियन कहते हैं। किस पेड़ की पत्तियों को सुखाकर लूम बनाया जाता है, जो लूम झारा बनाया जाता है वो किस पेड़ की पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है, नीम, शीशम, खेजड़ी, बबूल। तो याद रखना खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर लूम झारा बनाया जाता है। गाय में पाइका रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो गाय में जो पाइका रोग होता है वो किसके कारण होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक। ये इसके प्रतीक चिन्ह है, P फास्फोरस हो जाएगा, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम और Zn जिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट रहेगा, जो पाइका रोग है फास्फोरस P के कारण होता है। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन के अभाव के कारण होगा, अगर किस विटामिन का कोई से अभाव है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। मान लो कहीं कि आपको चोट लगी तो जो रक्त है वो बहता रहेगा, वहाँ पर थक्का नहीं बनेगा। वो किस विटामिन के अभाव के कारण होगा, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन D। तो याद रखना B ऑप्शन राइट रहेगा। अगर विटामिन K की कमी है तो कहीं चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रत्येक पशु को प्रतिदिन कितना साधारण नमक आवश्यक होता है, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 20 ग्राम। याद रखना प्रत्येक पशु को प्रतिदिन साधारण नमक के 50 ग्राम की आवश्यकता होती है। किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, लैक्टोज, कैटेरेज, लैक्टोज, एमिलेज। तो याद रखना स ऑप्शन राइट रहेगा, ग्लैक्टोज। जो दूध के मीठापन का कारण क्या है, दूध शर्करा कौन सी है, लैक्टोज के कारण ही मीठा होता है। याद रखना लैक्टोज। ये मिल के किन किन से बना होता है, तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, जो दुग्ध शर्करा है, दूध के मीठापन का कारण है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आप। ऑप्शन अविका नगर, कुम्हेर, जोटवाड़ा, जोहड़बीड़। ऑप्शन राइट रहेगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अविका नगर, टोंक। ताज़ा दूध का pH मान कितना होता है, pH मान में उसके अम्लता क्षारकता को मान का पता लगाया जाता है, सांद्रता का। ऑप्शन 6.7, ब ऑप्शन 7.2, स ऑप्शन 7.5, द ऑप्शन है 6.0। तो याद रखना जो ताज़ा दूध है उसका मान 6.7 यानी कि हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है, हल्का अम्लीय। अभी ये पता कैसे चलेगा कि अम्लीय है क्षारीय है, तो अगर pH स्केल के मान में 7 से कम मान आता है तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, और 7 से अधिक मान आता है तो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। 7 के आसपास उदासीन प्रकृति का रहता है। गाय में दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करता है, जो गाय है उसमें अगर दूध कम आ रहा है तो कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उसमें दूध में वृद्धि हो, एड्रेनलिन, थाइमोसिन, ऑक्सीटोसिन, पैराथायरॉयड। सब ऑप्शन राइट रहेगा। जो दूध उतारने के लिए जो हार्मोन का टीका लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन, इसे दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दुग्ध हार्मोन, दुग्ध हार्मोन। किसको, ऑक्सीटोसिन को। प्रश्न संख्या 36 याद रखना, कार्बोलिक एसिड ये क्या है, उत्तेजक, विरेचक, कृमिनाशक या जीवाणुरोधक।
यह बताना है कार्बोलिक एसिड होता है उसका क्या उपयोग है। तो ये याद रखना, ये जीवाणुरोधक है, जीवाणुनाशक है। इसके साथ में एक और आता है जीवाणुनाशक जीवाणुरोधी, लाइसोल। क्या आता है? लाइसोल। लाइसोल और कार्बोलिक एसिड ये दोनों जीवाणुरोधक है। तो अभी उत्तेजक के रूप में किसको काम में लिया जाता है? उत्तेजक के रूप में अल्कोहल। किसको? अल्कोहल, अल्कोहल और कपूर। क्या? कपूर। इन दोनों को उत्तेजक के रूप में काम में लिया जाता है। कृमिनाशक के रूप में किसको उपयोग लिया जाता है? तो कृमिनाशक के रूप में याद रखना नीलत होता और फिनोविस। किसको? नीलत होता। नीलत होता किसे? कॉपर सल्फेट को नीलत होता बोलता है। और एक और आता है फिनोविस। क्या? फिनोविस। फिनोविस ये कृमिनाशक के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। विरेचक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट याद रखना। मृदु रेचक में अरंडी का तेल। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है। मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है वो किस कारणों से होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो जो मुर्गियों में चेचक रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो पोल्ट्री है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस, ओविस एरिस, इक्वस कैबुलस, सस डोमेस्टिकस। तो याद रखना पोल्ट्री है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस है। इसके साथ में जो इक्वस कैबुलस है, ये इक्वस कैबुलस किसका वैज्ञानिक नाम है? या जूलॉजिकल नाम भी आ सकता है वैज्ञानिक नाम के अलावा। तो याद रखना जूलॉजिकल नाम और वैज्ञानिक नाम एक ही होते हैं। तो ये इक्वस कैबुलस घोड़े का नाम है। वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नाम किसका है? घोड़े का। सस डोमेस्टिकस किसका है? ये सुअर का वैज्ञानिक नाम है। और ओविस एरिस भेड़ का। तो याद रखना ओविस एरिस भेड़ का, सस डोमेस्टिकस सुअर, इक्वस कैबुलस घोड़ा और गैलस डोमेस्टिकस पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम है। एक साथ में 4 प्रश्न बने। और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़े रहिए। गाय को रखने के स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ गाय को रखा जाता, पाला जाता, उस स्थान को क्या कहते हैं? स्टेबल, बायर, पेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना जो गाय को रखने के स्थान है उसको बायर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। पशु प्लेग मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत पशुओं को मार देता है? जो पशु प्लेग अगर रोग हो जाता है तो मैदानी क्षेत्र में कितने पशुओं को वो मार देता है? मौत का कारण हो सकता है 50 से 60%, 20 से 40%, 60 से 80%, 5 से 10%। तो याद रखना वो ऑप्शन राइट रहेगा। जो मैदानी क्षेत्रों में अगर पशु प्लेग रोग हो जाता है तो 20 से 40% पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, उस कारण से मार देता है। प्रश्न संख्या 41, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट से संबंधित नस्ल है। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है वो किस नस्ल से संबंधित है? जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड डेन, HF, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। दो ऑप्शन क्या होता है? HF मतलब हॉलिस्टीन फ्रीजियन। तो याद रखना वो ऑप्शन राइट रहेगा। जो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है वो ब्राउन स्विस नस्ल से संबंधित है। अभी इंडो जर्मन प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था? तो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट याद रखना ये हिमाचल प्रदेश और यूपी में चलाया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश और यूपी में चलाया गया था। अब इसमें क्या किया गया था? ये जर्मन नस्ल के जो हॉलैंड वाले और ब्राउन स्विस के वीर्य को स्थानीय नस्ल की जो गाय है उनको गर्भित कराया गया था। किसमें? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है करके, यानी कि कोई भी कार्य है आप स्वयं करके उसको सीखो। देखकर सीख सकते हो कि सुनकर या लिखकर। तो जो सर्वोत्तम माध्यम है सीखने का, लर्निंग का, तो वो क्या है? करके। किसी भी काम को आप करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि कौन सी है? तो अ ऑप्शन रासायनिक निसंक्रमण, ताप द्वारा निसंक्रमण, उबलते पानी द्वारा निसंक्रमण या विकिरण द्वारा निसंक्रमण। तो याद रखना ताप द्वारा जो निसंक्रमित किया जाता है वो उत्तम विधि है। भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या है, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है द्विगुणित में?
60, 48, 64, 54। तो भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। कितनी होती है? 54 भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके साथ में याद रखना 64 किस में होती है? 64 गुणसूत्र घोड़े के हैं। जो घोड़े में है वो 64 गुणसूत्र होता है। कितने? 64 गुणसूत्र होता है। अभी ये 60 गुणसूत्र गाय और भैंस में, सॉरी बकरी और गाय में, बकरी और गाय में। भैंस में कितने होते हैं? भैंस में याद रखना जो स्वयं पे भैंस है उसमें तो 48 होंगे और जो रिवर भैंस है उसमें 50 होंगे। ठीक है। 54 भेड़ में गुणसूत्र होता है, 64 घोड़े में, 60 बकरी और गाय में और 48 स्वयं भैंस में और रिवर जो भैंस है उसमें 50 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 45, गर्बर विधि द्वारा वसा प्रतिशत ज्ञात करने हेतु, गर्बर विधि किसके लिए है? वसा में प्रतिशत ज्ञात करने के लिए है। तो अगर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो कितने दूध की आपको आवश्यकता होती है? 10.75 ml, 11.00 ml, 10.00 ml या 9.25 ml। तो याद रखना गर्बर विधि से अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन 10.75 ml दूध की आवश्यकता होगी। राजस्थान की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? मेरिनो के नाम से किसको जाना जाता है? कौन सी भेड़ की नस्ल को? चोकला, अविककालीन, मारवाड़ी, जैसलमेरी। ऑप्शन राइट रहेगा। राजस्थान की मेरिनो की भेड़ के नाम से किसको जाना जाता है? चोकला भेड़ को जाना जाता है, क्योंकि जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है उसकी ऊन सर्वश्रेष्ठ है और जो चोकला भेड़ है उसकी ऊन मेरिनो से मिलती जुलती है, इसलिए राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है इसको। मेरिनो भेड़ कहाँ की है? मूल उत्पत्ति स्थान तो स्पेन। याद रखना ये प्रश्न कहीं पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 47, लैक्टोमीटर स्पैम पर निशान होते हैं। जो स्टेम है उस पर निशान कहाँ तक होता है ये बताना। 0 से 35 तक, 0 से 50 तक, 0 से 80 तक या 0 से 40 तक। जो लैक्टोमीटर स्टेम है उस पर 0 से 40 तक निशान होते हैं। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है मुर्गी के अंडे में? 15%, 11.8%, 10% या 13%। तो याद रखना मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की जो मात्रा है प्रतिशत में है वो कितनी है? 11.8%। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुम्हेर, इज्जतनगर, करनाल, लखनऊ। तो याद रखना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किसे जाता है? कृत्रिम गर्भाधान भारत में किसको श्रेय दिया जाता है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, संपत कुमारन, मेंडल। तो याद रखना भारत में कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय संपत कुमारन को दिया जाता है। किसको? संपत कुमारन को दिया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और MS स्वामीनाथन। याद, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। याद रखना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन में क्लिक कीजिए जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए अच्छे से उसको याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।